हेलो मित्रों, नमस्कार। एपीएस ऑनलाइन क्लास कठूमर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल की वीडियो में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। संतुलित भोजन के बारे में विचार विमर्श किया था। विटामिन को पोषण, प्रोटीन को पोषण, खनिज को पोषण, इन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कुछ विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों से अवगत कराया था आप लोगों को। जैसे विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी जिसको थायमिन भी कह सकते हो आप, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन से राइबोफ्लेविनोसिस हो जाता है। नियासिन से पैलाग्रा, विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है और विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी पैदा होती है। इस प्रकार के कई रोगों के बारे में बताया था। प्रोटीन की कमी से भी अधिकतर बच्चे प्रभावित होते हैं। मैरिस्मस और क्वाशियोरकोर नामक दो रोग बताए थे कल मैंने आपको बताया था। क्वाशियोरकोर बच्चों में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है जो कि बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण पैदा होता है। इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और ख़ास बात यह है कि त्वचा जो होती है वो पीली काली शुष्क होकर के फटने लग जाती है। मैरिस्मस के अंतर्गत आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, अंदर धंस जाती हैं, शरीर सूख कर के दुर्बल हो जाता है। इस तरीके के सिम्टम्स मैंने बताए थे कल आपके लिए। इसी प्रकार से खनिज कुपोषण की जानकारी प्रदान की थी। आज उसी चैप्टर में थोड़ा आगे जुड़ते हैं। आज का जो टॉपिक है मानव स्वास्थ्य के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। ह्यूमन हेल्थ कह सकते हो आप मानव स्वास्थ्य को। देखिए, मानव स्वास्थ्य को आपने एक कहावत सुनी होगी, बहुत लॉन्ग टाइम से चली आ रही है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ऐसी ही कुछ चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिनका सेवन यदि लगातार किया जाए तो अंत उनका असामयिक मौत के रूप में भी देखने को मिल सकता है। जैसे तंबाकू है, अल्कोहल का सेवन है, अफीम है, ऐसी चीज़ों के बारे में अपन को यहाँ जानकारी प्राप्त करनी है। जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जो उपापचयी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं वो एक विशेष माध्यम यानी कि जलीय माध्यम में संपादित होती हैं। इसलिए यह सबसे जो मूल आवश्यकता है वो जल की है। तो पहले जल की महत्ता के बारे में अपन जानकारी करेंगे। आइए जल संसाधन के बारे में आपको कुछ एक विशेष बातें बताऊं। देखो, संसाधन से तात्पर्य है वो हर वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जा सकता है, वो हर वस्तु संसाधन कहलाती है। जहाँ तक कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है, वन संपदा है, ये संसाधन है। बहुत सारे जो संसाधन होते हैं वो नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ऐसे ही उन्हीं में से जल भी एक संसाधन है। आज यदि हम जल की बात करें, और भी कहावतें चलती रहती हैं, लिखा होता है, दीवारों पर लिख देते हैं, जल है तो कल है, जल है तो जहान है। तो इतना इम्पोर्टेंट इस संसाधन को माना जाता है। आज हम जाने अनजाने में पानी की बहुत अधिक मात्रा का उपभोग करते हैं, अधिक मात्रा व्यय करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अधिकतर जो कार्य हैं वो जल के ही द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो हमारे द्वारा इसका अनावश्यक तौर पर जो खर्चा होता है उससे परेशानी खड़ी होती है। तो ये निश्चित है कि यदि हम इसी तरीके से इसका उपभोग करते गए, उसमें फेरबदल नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया, तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये हमारे द्वारा इस पर दोहरी तलवार से वार है। एक तो हम उसको नष्ट यानी कि बर्बाद कर रहे हैं और दूसरा उससे हम अपना काम भी चला रहे हैं। तो यदि इसी तरीके से इसका उपभोग होता रहा तो निश्चित है कि आगे आने वाले समय में जल संकट अपने विकराल रूप को धारण करके मानव जगत के सामने उपस्थित हो जाएगा। कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात में। आज जल जो संसाधन है इसके मितव्यतापूर्वक उपयोग करने की प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। जल को एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर देना चाहिए, बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाना चाहिए और जल संरक्षण के
उपायों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। भाई ये निश्चित तय है कि यदि हमारे द्वारा आज यहाँ जल का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है तो निश्चित है कहीं ना कहीं किसी न किसी को इसकी कमी आवश्यक रूप से झेलनी पड़ रही होगी। तो हमें चाहिए ऐसे संसाधनों का हमें मितव्यतापूर्वक उपयोग करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में भी ये संसाधन दीर्घ समय तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से छोटा सा। पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पीने योग्य जल में पीने योग्य जल में पाए जाने वाले गुण या फिर विशेषताएं कह सकते हो आप, विशेषताएं। क्वेश्चन बना देगा आपको यहां से, क्या बनाएगा? पीने वाले जल में पाए जाने वाले गुणों का उल्लेख कीजिए या पीने वाले पानी की 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए क्या जवाब देंगे आप यहां से। नंबर 1, पेयजल का जो पीएच मान है वो संतुलित होना चाहिए। पीएच मान संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अच्छा, संतुलन किस स्थिति में आएगा? तो ये बिल्कुल सीधा याद रखें आप, यहां से मैं कोष्टक में लिख देता हूं। पीएच मान संतुलित होना चाहिए अर्थात पीएच मान 7 होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पीएच मान 7 होता है तो ऐसी स्थिति में जो वो पदार्थ होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि पीएच मान 7 से कम होने पर अपन अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक होने पर अपन क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। लेकिन पीएच 7 है तब फिर ये न क्षारीय है न अम्लीय है, ये कैसा होना चाहिए? उदासीन होगा। तो एक बात ये खास याद रखनी है आपको, पीने वाले जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, अर्थात उसका पीएच 7 होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, पीने वाले जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ये मूल फैक्टर है, ऑक्सीजन O2 घुली होनी चाहिए। क्या घुली होनी चाहिए? ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। नंबर तीसरी बात, आंखों से दिखने वाले सूक्ष्म जीव और वनस्पति द्रव्य नहीं होने चाहिए। आंखों से देखने वाले सूक्ष्म जीव और वनस्पति द्रव्य नहीं होने चाहिए। पीने वाला जो जल है वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। रोगकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। इनसे परिपूर्ण जो जल होगा वो कैसा जल होगा? पेयजल होगा, अर्थात उस जल का उपयोग हम पीने के रूप में कर सकते हैं। ये विशेषताएं होनी चाहिए। दोबारा सुन सकते हैं आप, पीने वाले जल में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पीएच मान उसका संतुलित होना चाहिए, अर्थात कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और पीने वाले जल में पर्याप्त मात्रा में क्या घुला होना चाहिए? ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। आँखों से दिखने वाले सूक्ष्मजीव और वनस्पति द्रव्य उसमें दिखाई नहीं देने चाहिए। वो जल कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। रोगकारक सूक्ष्म जीवों से रहित होना चाहिए। तो ये विशेषताएं पीने वाले जल में पाई जाती हैं।
आइए आगे बात करते हैं हमारे शरीर में जल की जो इम्पोर्टेंस है, जो उपयोगिता है, वो कहाँ कहाँ होती है, कितने रूपों में होती है, ऐसे शरीर में हमारे में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किन किन चीज़ों के लिए जल आवश्यक होता है, तो थोड़ा उन पर अपन प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं अभी। देखिए, नंबर फर्स्ट बात, हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो कौन से माध्यम में पूरी होती हैं? जलीय माध्यम में पूरी होती हैं। भोजन के ऑक्सीकरण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। नंबर अगली बात, और क्या बेनिफिट्स हैं यदि अधिक मात्रा में जल का उपयोग किया जाए? तो ये क्रियाएं तो सारी जलीय माध्यम में होंगी इनको संपादित करने के लिए जल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यदि हम अधिक मात्रा में या संतुलित मात्रा में जल का सेवन करते हैं तो उसके अपन को क्या लाभ मिल सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो 2-3-4 आपको पते होने चाहिए। नंबर एक बात यहाँ से ये कह सकता हूँ मैं कि यदि आप कभी डॉक्टर के पास भी गए हों तो डॉक्टर्स भी अक्सर मशवरा देते हैं कि पर डे औसतन या एवरेज 8 से 10 गिलास पानी अवश्य दिन में पीना चाहिए। तो अधिक मात्रा में पानी पीने से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ, उनका निपटान क्या हो जाता है? स्वतः ही हो जाता है। हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। क्यों? क्योंकि हम अधिक मात्रा में जल का सेवन करेंगे तो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से या फिर पसीना या फिर मूत्र पदार्थ के रूप में विसर्जित किए जाते हैं। तो जितनी अधिक मात्रा में सेवन हम पानी का करेंगे उतनी ही मात्रा में ये चीज़ें बनेंगी, तो हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक जो पदार्थ हैं वो स्वतः ही क्या हो जाते हैं? निष्कासित हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट है इसका। पानी अधिक पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? विकसित होती है। और नंबर अगली चीज क्या है? अधिक मात्रा में पानी पीने से या संतुलित मात्रा में पानी पीने से खांसी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। कौन सी बीमारी नहीं होती है? खांसी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। यदि हम अधिक मात्रा में पानी का सेवन करेंगे तो खांसी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। नंबर नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? शरीर का ताप संतुलित बना रहता है। शरीर का ताप कैसा रहता है? संतुलित बना रहता है यदि हम संतुलित मात्रा में पानी का सेवन करें। शरीर का ताप नियंत्रित बना रहेगा, नियत बना रहेगा। एलर्जन या एलर्जी जैसी क्रियाओं के होने का खतरा नहीं होता है। यदि हम अधिक मात्रा में पानी पी रहे हैं तो एलर्जी, कैंसर जैसी ये बीमारियां हैं, इनसे बचे रहने का जो खतरा होता है वो भी क्या है? टल जाता है। ऐसी बीमारियां भी अपन को नहीं घेरती हैं यदि हम अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें, संतुलित मात्रा में पानी का उपयोग करें, तो फिर एलर्जी जैसी क्रियाएं भी शरीर में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में पानी पीने से या संतुलित मात्रा में पानी का उपयोग करने से ये शरीर में जो पथरी वगैरह इनिशियल जो पार्ट्स होते हैं, अपने शरीर के आंतरिक भाग होते हैं, उनमें पथरी पड़ने की शिकायतें बन जाती हैं। लेकिन यदि अधिक मात्रा में पानी का सेवन किया जाए तो पथरी के जमने का भी भय टल जाता है, भय नहीं रहता है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हमको पानी का अधिक सेवन करने से होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें पानी का संतुलित तरीके से, इस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इस संसाधन में कमी भी नहीं आए और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती चले। आइए आगे अब बात करते हैं। ये तो संतुलित पानी के गुण विशेषताएं बताए, उसके बेनिफिट्स बताए, शरीर में भूमिका क्या होती है पानी की, इन पर अपन ने विचार विमर्श किया। अभी ये देखते हैं कि जल प्रदूषित हो जाए और उस प्रदूषित जल का सेवन यदि किया जाए तो फिर
वो मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्रदूषित जल के दुष्प्रभाव। जल के घटकों में जो असंतुलन पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो जल प्रदूषण का कारण बनता है। आपको मैं बिल्कुल सीधी बात बताऊं, जल के प्रदूषण के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार चीज़ है वो स्वयं मानव है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो इसका मूल कारण है जल को प्रदूषित करने का। यदि हम जल को इसी तरीके से प्रदूषित करते रहे, उसका रिसाइकलिंग नहीं किया गया, हर क्षेत्र में रिसाइकलिंग यदि पानी का कर लिया जाए तो पानी की काफ़ी टाइम तक आराम से पूर्ति की जा सकती है। तो मानव क्यों सबसे बड़ा दुश्मन है पर्यावरण का, क्यों प्रदूषित होता है जल? देखिए, जहाँ जल के स्रोत जो होते हैं, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर नदियों या फिर झरनों, इन चीज़ों का जल काम में लाया जाता है। जैसे आप बिल्कुल चिर परिचित हैं गंगा नदी से। गंगा नदी प्राचीन काल से एक देव नदी के रूप में मानी जाती है। एक परियोजना चलाई गई थी एक बार, गंगा सफाई परियोजना। क्यों चलाई गई थी? क्योंकि उस टाइम पर गंगा के पानी की क्या की गई थी, जांच की गई थी, उसका नमूना लिया गया था और जांच की गई। तो जांच में पाया गया एक कोलीफॉर्म नामक जीवाणु। कोलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग होता है, ये मिला, और कोलीफॉर्म नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण उस जल को क्या माना गया? संदूषित माना गया। संदूषित से मेरा मतलब है प्रदूषित माना गया, इसलिए गंगा सफाई परियोजना का प्रारंभ किया गया। अब गंगा, जिसको अपन देव नदी के रूप में मानते हैं, जिसके जल को इतना पवित्र माना जाता है, तो इसमें प्रदूषण करने का जो सबसे बड़ा जिम्मा है वो मानव का ही तो है। आपको पता है गंगा हिमालय में अपने उद्गम गंगोत्री से गंगा सागर तक जाकर के तकरीबन 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है। गंगा के किनारे पर बसे 100 से भी अधिक नगर हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे नहाना है, कपड़े धोना है, पशुओं को पानी पिलाना है, मृत व्यक्तियों के शवों को बहाना है, उनकी राख आदि को उसमें डाल देना है, इन सारी चीज़ों से गंगा के पानी का प्रदूषण क्या है? बड़ा है। इतना चरम पर पहुंच चुका है कि आज कंडीशन ये है कि उस प्रदूषण के कारण ऐसे सोर्सेज, जलीय स्रोतों में जलीय जीव जैसे कि मछलियां भी मरने लगे हैं। तो इनसे और अधिक प्रदूषण बढ़ने की ही उम्मीद है। तो यदि इस प्रदूषित जल का उपयोग किया जाए तो फिर मानव स्वास्थ्य को ये कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, पानी को यदि ढका नहीं जाए, खाने को ढका नहीं जाए, तो बहुत सारे सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो इनसे चिपक जाते हैं और जब हम इनका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में वो इंजेक्ट हो जाते हैं, प्रवेश हो जाते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। दूषित जल का सेवन करने से हैजा नामक बीमारी हो जाती है, जो कि जीवाणु जनित रोग है। हैजा है, टाइफाइड जैसे ये बीमारियां हैं, तुम्हारी पोलियो है, पीलिया है? तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये प्रदूषित जल का सेवन करने से होती हैं। ऐसी बीमारियां जो पानी से पैदा होती हैं उनको जलजन्य बीमारियां कहा जाता है। जलजन्य या जल जनित, अर्थात इन बीमारियों को किसने पैदा किया है? जल ने पैदा किया है, पानी ने पैदा किया है। ऐसी बीमारियां जलजन्य या जलजनित बीमारियां कहलाती हैं। इनसे बचाव का सीधा तरीका ये है
कि पानी को उबालकर, ठंडा कर, छानकर पीना चाहिए। पानी को उबाला जाए, गर्म किया जाए, उसको ठंडा होने दिया जाए, छान करके फिर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो पानी के स्रोत हैं, जल के जो स्रोत हैं जैसे कुआं है, पोखर है, तालाब है, नदी है, उनकी समय समय पर जांच करवानी चाहिए। यदि उनमें रोगकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि हो रही है तो उनके निस्तारण की उचित व्यवस्था भी करवानी चाहिए। तो इस तरीके से हम जलजन्य बीमारियों के द्वारा बच सकते हैं। तो ये मानव स्वास्थ्य को कई तरीके से प्रभावित करते हैं। इसमें से खास एग्जाम्पल दूं मैं आपके लिए, एक विशेष रोग जो राजस्थान में एक समय पर वो जलजनित बीमारी का ही उदाहरण है। कुछ बीमारियां इनमें प्रदूषित जल में प्रोटोजोअन्स भी वृद्धि करते हैं। प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं उनसे प्रोटोजोआ जनित बीमारियां, अमीबिया बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एक समय पर राजस्थान में गंभीर समस्या थी, विशेष घातक रोग पैदा हुआ था। रोग का नाम है बाला या नारू। बाला या नारू बढ़िया रोग है ये, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता रहा है यहाँ से क्वेश्चन। बाला या नारू राजस्थान में गंभीर समस्या थी। इसका जो रोगजनक है, रोगजनक बाला या नारू के रोगजनक का नाम है ड्रैकनकुलस। ड्रैकनकुलस ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस क्रमी। बाला या नारू रोग के रोगजनक का क्या नाम है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस क्रमी। क्रमी होता है ये। देखिए कैसे पैदा होता है, इसका प्रसार कैसे होता है बताऊं मैं आपको। ड्रैकनकुलस की जो मादा होती है ना, इसकी जो मादा होती है वो जल में अंडे देती है, और जब वो जल में अंडे देती है तो वो अंडे देने से जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और उस प्रदूषित जल का जब प्रयोग किया जाता है तो फिर बाला या नारू रोग पैदा हो जाता है। लेकिन नारू उन्मूलन कार्यक्रम जो पैदा हुआ था, शुरू हुआ था, उसके बाद अब राजस्थान में इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया है। तो इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस क्रमी से बाला या नारू रोग क्या होता है? पैदा होता है। तो इन जलजन्य बीमारियों से बचने के लिए हमें यही उपाय अपनाने चाहिए कि जलीय स्रोतों की समय समय पर जांच करवानी चाहिए, जल को ढक कर के रखना चाहिए, जल को उबाल करके, ठंडा करके, छान करके पीना चाहिए। घरों में क्लोरीनीकरण जैसी विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन विधियों के माध्यम से जल को निरापद यानी कि पेयजल में परिवर्तित करके यूज किया जा सकता है। तो ये रही बात जल संसाधन की। आइए थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर में एक नया टॉपिक और। मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा, अंग्रेजी में कहें तो ओबेसिटी कह सकते हो आप। देखो किसे कहते हैं मोटापा। आजकल आज के समय में यदि देखा जाए तो सबसे घातक चीज बना हुआ है ये मोटापा, ओबेसिटी जो है। छोटे शब्दों में कहें, कम शब्दों में कहें तो मोटापे का अर्थ है, एक परिभाषा है छोटी, शरीर में वसा का अत्यधिक जमाव होना क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। हमारे शरीर में वसा का अत्यधिक जमाव क्या कहलाता है बेटा? मोटापा कहलाता है। हमारे शरीर में अत्यधिक वसा के जमाव को क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। या फिर ऐसे कह दीजिए वह स्थिति, चलो मैं लिखता हूं यहां पर, वह स्थिति
जब शारीरिक वसा वह स्थिति जब शारीरिक वसा दोबारा देखिए, सॉरी, वह स्थिति जब शरीर में वसा का जमाव, वह स्थिति जब शरीर में वसा का जमाव इतना अधिक हो जाता है कि वह शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे, मोटापा कहलाती है। क्या लिखा है? वह स्थिति जब शारीरिक वसा का जमाव इतना अधिक हो जाता है कि वह शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे, क्या कहलाती है वो स्थिति? मोटापा कहलाती है। या फिर मैंने छोटे रूप में बताया था, वसा का शरीर में अधिक मात्रा में संचित होना या संचय होना, वसा का शरीर में अधिक मात्रा में संचय होना क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। एकत्रित होना मोटापा कहलाता है। जब हमारे शरीर में वसा का स्तर या लेवल इतना अधिक हो जाए कि वो शरीर पर नकारात्मक या फिर नकारात्मक के बजाय हानिकारक लिखे तो ज़्यादा बेटर, हानिकारक प्रभाव डालने लगे, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन? मोटापा कहेंगे, ओबेसिटी कहेंगे। मोटापा जो होता है वो मानव शरीर के भार और लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है, जिसको कहते हैं अपन बॉडी मास इंडेक्स, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स शरीर भार सूचकांक। इसे कैसे अनुमान लगाया जाता है? यदि BMI 30 किलोग्राम प्रति m स्क्वायर से ऊपर हो तो उस स्थिति को क्या कहेंगे अपन? मोटापा कहेंगे। यानी कि 25 kg स्क्वायर हो इसका मान BMI का, तो ये मोटापे से पूर्व की स्थिति है। और यदि ये मान पहुंच गया तो ये फिर मोटापे के बाद की स्थिति हो गई। यहाँ से मोटापा क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ फिर खतरे का काम है। इससे ऊपर जब ये बढ़ेगा 30 से, तो फिर निश्चित तौर पर क्या है? खतरा है। फिर हम 100% मोटापे की घातक चपेट में आ जाएंगे और संबंधित रोग भी हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे? पैदा हो जाएंगे। तो आगे ये होगी बात समझ में मोटापे की। वह स्थिति जब शारीरिक वसा उस स्तर तक संचित हो जाती है कि शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे अपन? मोटापा कहेंगे। क्या कहेंगे? मोटापा। या वसा का शरीर में अधिक मात्रा में संचय होना भी क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। ये BMI बॉडी मास इंडेक्स बताया मैंने आपको, शरीर भार सूचकांक, ये मानव शरीर के भार और लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है। मानव शरीर के भार और काई का लंबाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? BMI कहलाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। 25 kg प्रति m स्क्वायर इसका मान होता है, तो वो मोटापे से पूर्व की स्थिति होती है। लेकिन यदि 30
केजी पर एम स्क्वायर ये हो, तब मोटापे के बाद की स्थिति होती है, यानी कि यहां से मोटापा क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ओके, आइए देखते हैं मोटापा किन कारणों से पैदा होता है और कौन से रोगों का जनक बनता है, क्या परेशानियां पैदा करता है मोटापा। तो मोटापे के कारण देखते हैं अभी किन वजह से मोटापा पैदा होता है, किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है और इससे होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। मोटापे के कारण देखिए मोटापा कई रीजनों से पैदा होता है, कई कारणों से पैदा होता है। नंबर एक बात, स्थिर जीवन यापन। स्थिर जीवन यापन, इसका क्या मतलब हुआ, काम धंधा कुछ करना नहीं, केवल खाने खाने का काम, बाकी कुछ शारीरिक कसरत की नहीं जाए, केवल स्थिर रहा जाए, कोई काम नहीं किया जाए, तो उस स्थिति को बोलते हैं स्थिर जीवन यापन। ऐसी स्थिति में मोटापा पैदा होता है। तेलीय या वसीय पदार्थों का सेवन, वसीय पदार्थों का सेवन भी मोटापा बढ़ाता है। अल्कोहल, अल्कोहल का सेवन भी मोटापे को बढ़ाता है। जंक फूड, ऐसी चीज़ों का यदि सेवन किया जाता है तो फिर शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में वसा अत्यधिक स्तर तक संचित हो जाती है। इसके अलावा ऊर्जा के ग्रहण करने और कार्य के बीच उत्पन्न असंतुलन, ये बढ़िया फैक्टर, ऊर्जा जो अपन ग्रहण करते हैं, जितनी एनर्जी अपन प्राप्त करते हैं, जितना भोजन करते हैं, उसके अनुपात में अपन कार्य नहीं कर पाते हैं, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति से भी मोटापा बढ़ता है। तो इन सारे कारणों से मोटापा बढ़ता है। ये मोटापे को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो है आपका मधुमेह या डायबिटीज़ कह सकते हो आप इसको, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, है ना, ऐसी बीमारियां, डायबिटीज़, ऐसी आदि सारी बीमारियां मोटापे के द्वारा पैदा होती हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ कह दीजिए आप, है ना, ये बीमारी मोटापे से पैदा होती है। ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना भी कई का किसके द्वारा होता है, मोटापे के द्वारा ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो सीधा फैक्टर है बिल्कुल, जिन जिन चीज़ों से मोटापा बढ़ रहा है उन चीज़ों से दूरी बनाने लग जाइएगा तो निश्चित तौर पर सीधा इफेक्ट अपन को मिल जाएगा, अर्थात हम उससे बच सकते हैं, है ना। तो स्थिर जीवन यापन को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, है ना, संयमित जीवन शैली अपनानी चाहिए, शारीरिक व्यायाम किया जाना चाहिए। कैसा व्यायाम होना चाहिए, शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देना चाहिए। सुबह जाग करके फ्राज सिद्धांति से निवृत्त होकर के दौड़ लगानी चाहिए। सुबह जाग करके 30 मिनट तक पैदल चलना, कितने समय तक, 30 मिनट तक पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम बताया गया है। सर्वोत्तम व्यायाम, सुबह जाग करके यदि हम लगभग 30 मिनट तक पैदल चलें तो इसको सर्वोत्तम व्यायाम बताया जाता है। तो शारीरिक क्रियाएं अपन को करनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम अपन को करना चाहिए, स्थिर जीवन शैली से छुटकारा पाया जाना चाहिए।
तेलीय, बसीय या डिब्बे में बंद या पैक सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अल्कोहल, जंक फूड जैसी चीज़ों से परहेज रखने चाहिए, तो हम मोटापे से बच सकते हैं। बाकी बचने के साथ साथ ही मोटापे के द्वारा जो बीमारियां पैदा होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है। हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, है ना, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका जनक कौन होता है? मोटापा होता है। तो हमें निश्चित तौर पर योगाभ्यास करना चाहिए और शारीरिक व्यायाम किया जाना चाहिए, दौड़ वगैरह ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं रक्तचाप के लिए। मोटापे के बाद आता है न्यू टॉपिक रक्तचाप। नया टॉपिक नहीं है, कक्षा 9th क्या 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन रक्तचाप को। बीपी या ब्लड प्रेशर कह सकते हो आप इसको। रक्तचाप या रक्तदाब कह दो या ब्लड प्रेशर शॉर्ट में कहें तो बीपी, ठीक है। क्या डेफिनेशन बनती है रक्तचाप के लिए? वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। लिख देते हैं। वाहिनियों में बहते हुए रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर